हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं पर्यावरण की दूसरी क्लास। पहली क्लास आ चुकी है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सीरीज़ में सुपर टेट के लिए, जो कि आगामी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी होने वाली है यूपी के अंदर। तो आज की क्लास नंबर हमारी 2 है और आज इस पे लिखा हुआ है एक नए अंदाज में। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि आज पीपीटी में इम्प्रूवमेंट करके लाया हूँ, मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके लाया हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटलिटी है ना, वो एक सेट माइंडेड चलेगी। मतलब आप जब भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसे आप देखते ही आंसर लगा देंगे। एक ऐसी तकनीक लेके आया हूँ मैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 80% लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उन लोगों को फ्री का खाना खाने देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह, हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने? एक। कौन सा? मून। जो नेचुरली सैटेलाइट होते हैं उनको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। पहला हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। तो इसमें पूछ रहा है किसका? टाइटन किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है प्राकृतिक उपग्रह है शनि का। ये आप देखिए, जो रिंग्स हैं ये शनि के आसपास पाई जाती हैं और शनि के लग नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें से सबसे लार्ज जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। इसे आप इस सेंटर में देख सकते हैं। सबसे लार्ज जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। और जैसे आप इस पे 2-3 नाम आपने जरूर सुने होंगे, जैसे कैलिप्सो, पेंडोरा। पेंडोरा तो जरूर सुना होगा, जिसने अवतार मूवी देखी होगी उसने पेंडोरा जरूर सुना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? पेंडोरा किसका था? शनि का। शनि किससे था? टाइटन। टाइटन का मतलब एक होता है बहुत बड़ी चीज। तो सबसे बड़ा टाइटन ग्रह किसका है? शनि का है। वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। दूसरा नंबर ये रहा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध मतलब हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, आप जानते हैं, जो कि इक्वेटर की एक इमेजिनरी डायल है, इक्वेटर से बांटा गया है। और जो D0 डिग्री वो उस पर काटते हैं हम अक्षांश पे, तो हमारी पृथ्वी के दो दो भाग हो जाते हैं, जिसमें से हम ऊपर वाले भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले भाग को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तारीख को होगा? तो जब भी हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य की डायरेक्ट किरणें विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पे पड़ती हैं। और जब इक्वेटर पे पड़ती हैं तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इसकी डायरेक्ट किरण पड़ती हैं इक्वेटर पर। और इक्वेटर पड़ने के कारण इसका लगभग पार्ट जो साउथर्न वाला है वो कवर कर लेता है। तो 22 दिसंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे रट लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है। और इसका कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में जब समझाऊंगा, जब मैं डिटेल वाली क्लास जियोग्राफी की लेके आऊँगा एसएसटी के अंदर प्लस एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें दोनों में काम करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह क्या है? तो सूर्य के जो पास होगा वो सबसे गर्म होगा, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। लेकिन वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र। अब शुक्र क्यों है? शुक्र का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके एटमॉस्फेयर में मिलते हैं सल्फ्यूरिक क्लाउड, मतलब सल्फ्यूरिक के बादल। अब ऐसा कैसा होता है कि जब भी सूरज की हीट उस पे उसकी सरफेस पे जाएगी और लगेगी, ठीक है, दिन में जाके उसको हीट करेगी इसकी सरफेस को, लेकिन रात होते ही इसकी जो हीट है वो निकल कर आएगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन बीच में जो बैरियर आ जाएगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। वो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? सल्फ्यूरिक क्लाउड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक क्लाउड और बीच में जो निकलेगी वहां से उसकी सरफेस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे उत्पन्न होगी, तो वो सल्फ्यूरिक क्लाउड में जाके
स्टोर हो जाएगी, वहाँ जाके ऐसे क्लाउड बन जाएंगे जिनको सल्फ्यूरिक की वजह से वो चमकते भी हैं, मतलब एक मान लीजिए बायोल्यूमिनेंस की तरह चमकते हैं। ठीक है, तो जो हीट है वो कंटेन कर ली किसने, क्लाउड्स ने, मतलब बादलों ने। उसकी वजह से क्या हुआ कि उस पर टेम्परेचर बढ़ गया, और रात के समय भी उसका टेम्परेचर उसके हीट निकलने की वजह से ऊपर नहीं गया, उन क्लाउड्स ने रोक लिया। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा, शुक्र। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। हमारे जो 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले हमारे इनर प्लैनेट, दूसरे हमारे आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट वो होते हैं जिनकी लगभग गैसियस स्टेज होती है, मतलब वो गैस से बने होते हैं मोस्टली, आप ये मान लीजिए गैस से बने होते हैं। और जो इनर प्लैनेट होते हैं वो हमारे रॉक्स या लगभग ठोस पदार्थ से बने होते हैं, उनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट में हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं, मतलब शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल। और आउटर प्लैनेट पे हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक है, और बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनर और आउटर प्लैनेट। डिवाइड किया गया है 2 पार्टों में। और डिवाइड कहाँ से किया गया है, जहाँ से एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन किन के बीच में मिलेगी, मंगल और पृथ्वी ग्रह के बीच में हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध है हमारा, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है। शनि कैसा है हमारा, सैटर्न कैसा है हमारा, ये देखिए इधर सैटर्न कैसा है हमारा, एक आउटर प्लैनेट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो पत्थर पिघल जाते हैं हीट से, उसको क्या कहा जाता है। उसके लिए आपको ये वॉल्केनिक स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए नीचे जो ये वाला पार्ट है ना, जो आप पीला पीला देख रहे हैं, ये वो है मेल्टेड रॉक्स, मेल्टेड स्टोन्स। ठीक है, तो जब भी ये अंदर होगा पृथ्वी के, मतलब वॉल्केनो के अंदर होगा, पृथ्वी के अंदर होगा मेल्टेड रॉक्स, उनको हम कहेंगे मैग्मा। जैसे ही ये बाहर निकल के आएगा उसको हम कहेंगे लावा। तो वो बोला है पृथ्वी के तल के नीचे, किसके तल के नीचे, तल के नीचे तो क्या कहेंगे हम इसका, मैग्मा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। एक एक करके हम जानेंगे। ऑप्शन नंबर 4 से, हाइग्रोमीटर किसके लिए जाना जाता है, हाइग्रोमीटर जाना जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। जो हमारी ह्यूमिडिटी पाई जाती है किसमें, वायु में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो पाई जाती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हाइग्रोमीटर का। फैथोमीटर किसके लिए काम करते हैं, ओशियन की गहराई को नापने के लिए हम फैथोमीटर का काम करते हैं। थर्मामीटर मनुष्य के टेम्परेचर को नापने के लिए हम थर्मामीटर का काम करते हैं। और बैरोमीटर बचा एक बैरोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर, वायु दाब को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, वो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। हमारी पृथ्वी परावैगनी किरणों को कौन रोकता है, आप जानते होंगे, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होगा, क्षोभ मंडल में आपको नीचे यहाँ दिख रहा है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी वो हमारी क्षोभ मंडल में होंगी। मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में क्या होगा, एस्ट्रॉयड, रॉकेट वगैरह हमारे जो एस्ट्रॉयड और वो आते हैं वो हमारे मध्य मंडल के द्वारा आते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर में क्या होगा, बहुत ही टेम्परेचर कम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है। एक्सोस्फीयर में हमारी सैटेलाइट्स स्थापित की जाती हैं, स्टेबल होती हैं। और विमान कहाँ उड़ा सकते हैं हम, किस में उड़ा सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में विमान ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के मिडिल या स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ा सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो ओजोन लेयर का, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, ओजोन लेयर किससे रिलेटेड होती है, CFC से हमारी ओजोन लेयर का क्षरण होता है। इसे आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ऐसे फैक्ट हैं
जो आपको याद होने चाहिए। ओजोन लेयर उससे हो रही है कहाँ पर, अंटार्कटिका में बहुत ही इसकी थिकनेस कम हो चुकी है, किसके कारण, CFC के कारण। और CFC किस में मिलती है, रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में इसमें मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की कर लीजिएगा यहाँ पर, देशों की जगह, तुलना में अधिक है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि आपको नाइट्रोजन आप बचपन से रटा दिया जाता है कि 83 मतलब 78% है, बचपन से रटा दिया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मिलता है, 21% ऑक्सीजन मिलता है, लगभग ये मिलता है। और एक्चुअली में जो मिलता है 20.9% मिलता है, लेकिन हम इसे वो करके ओवरऑल करके 21% बोल देते हैं। ऑर्गन मिलता है हमारा 0.90%, और अदर्स में 0.17% अदर्स गैसेस में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे क्यों लेके आया कि आपका रिवीजन हो जाए और आपका माइंड और शार्प हो जाए। इस ऐसे क्वेश्चन आप रिवीजन नहीं करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फंस जाते हैं क्वेश्चन। संगमरमर किस प्रकार के सेल हैं, संगमरमर किस प्रकार का सेल है, सेल मतलब रॉक है, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी और हेलाइट। जो हमारी संगमरमर है ना, ये रॉक अपना ही मॉडिफिकेशन कर देती है और अपना संगमरमर बना लेती है, और जो मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को ही हम कायांतरित यानी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो काया इसने कायांतर कर लिया, अपना काया में अंतर उत्पन्न कर लिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने शेप में चेंज मतलब अपनी स्ट्रक्चर ही, अपने मॉलिक्यूल ही सारे चेंज कर लिए, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये सारे क्वेश्चन मिक्स ऐसे क्यों लाया हूँ, मैं मिक्स इसलिए लाया हूँ कि एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूँ, लगभग एक क्वेश्चन से आपके 4 या 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो लगभग आप मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपका बचेगा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन मैप के हर बार 1-2 क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर से 1-2 क्वेश्चन आता है, आपके सोलर सिस्टम में से 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है। तो मैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो जब मैप है ना, आप इसे समझ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको 3 सागर जो ऑप्शन में दिए, लाल, काला और भूमध्य सागर, आपको यहीं मिल जाएंगे। देखिए, काला सागर कहाँ है, ये रहा, रेड सी कहाँ है, ये रहा, और मेडिटेरियन सी कहाँ है, ये रहा। अब आप देखिए इनमें से यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग कर रहा है, यूरोप ये रहा, अफ्रीका ये रहा, बीच में कौन है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से जो कट यानी इसे कहते हैं हम जल संधि, वाटर स्ट्रेट, इसका नाम क्या है, जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, तो ये भी देखने लगेगा। और ये रेड सी से जो पार हो रही है इसे क्या कहते हैं हम, ये है स्वेज नहर, जो कि कृत्रिम नहर है। ठीक है, तो ये आई होप इसको आप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज अमित सिंघानिया, थैंक यू सो मच।